हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी जो एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी जो तैयारी है ना के बराबर है। तो सर आपने जो हिस्ट्री ऑनर्स का जो टॉप 10 VVI क्वेश्चन बताया हुआ है आप उसका सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो एग्ज़ाम में 100% लड़ते हैं और साथ ही साथ जो आप आंसर बताते हैं वो आंसर हम लिखते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिल जाता है। क्योंकि आप सर जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं और उसका आंसर कराते हैं वो किताबी भाषा नहीं होता है, आप कहानी की तरह सर समझा देते हैं। तो आज मैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के वो टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, जैसे समुद्र में से मोती चुन के लाया जाता है उसी तरह क्वेश्चन के सागर में से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आता रहता हूँ। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मुझे इस पे लाख लाइक चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस पे 10,000 लाइक चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1000 लाइक चाहिए, मात्र आपको 100 लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो टीम है ऑल इन 84 अगर आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो हमारे जो टीम है उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे हमसे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए ताकि हमारे ऑल इन 84 जो टीम है उनको इसी तरह मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों आज हमें वो टॉप 10 क्वेश्चन में से हम ये सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट ना कीजिएगा और ना ही बीच में से छोड़ के जाइएगा। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको ये प्रश्न आपको याद नहीं होगा। आपको हम इसमें बताएंगे ये उत्तर को आपको याद कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे छोटा से लेके बड़ा तक आपको वो सारे ट्रिक्स देंगे जो आपको एग्जाम में टॉप कराने से कोई नहीं रोक सकता है। चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कह रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मगध राज्य के उत्थान का वर्णन कीजिए। यानी जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मगध राज्य के उत्थान के बारे में आपको क्या करना है, पूछ रहा है। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगध राज्य के उत्थान के बारे में आपको बताना है। कब से बताना है, 6वीं शताब्दी से। ठीक है, तो आपका इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य के उत्थान का वर्णन हटा देगा और बोल देगा आपसे प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जैसे भी घुमाए आपको छोड़ना नहीं। या फिर ऐसे भी घुमा देगा मगध राज्य के उत्थान का वर्णन करें, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी घुमा देगा मगध राज्य के उत्थान की अपने शब्दों में विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए हम इसका आंसर जानते हैं ट्रिकली बेस में। देखिए एकदम हम कहानी की तरह समझाएंगे, आप बस उसको ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब धार्मिक आंदोलन हो रहे थे उसी समय भारत की राजनीतिक दशा का पता अधिकतर धर्म ग्रंथों से ही मालूम चलता है। ठीक है, यानी उस समय जो 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन भी उस वक्त हो रहा था, आपको पता ही होगा। उस समय भारत की राजनीतिक दशा का पता अधिकतर किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है धर्म ग्रंथ से मालूम चलता है। जिस समय वो हाईलाइटेड रहेगा वो मामला वहीं उसी से ना मामला चलेगा। तो उस वक्त कौन था, धर्म आंदोलन काफी ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध का जन्म के पूर्व उत्तरी भारत में 16 महान जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके जन्म के पूर्व ही उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। लेकिन जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता था, मतलब उसमें परस्पर संघर्ष होता ही रहता था। इस समय तक देश में कई ऐसे शक्तिशाली सम्राट नहीं था जिसकी देखिए जिसकी सत्ता को सब स्वीकार करे, किंतु समाजवादी प्रवृत्ति का जन्म इसी समय तक हो चुका था तथा ये 4 प्रमुख राज्य कौशल, अवंती, मगध जो था, कौन कौन राज्य ओबरा तक हो गया था, कौशल, अवंती, मगध एवं वत्स विशाल साम्राज्यों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, जिनमें अंत में मगध ने सबसे अधिक सफलता प्राप्त की थी। यानी उस समय 16 गो जनपद थी जिसमें से 4 सबसे शक्तिशाली ये था, साम्राज्य था। लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली राजा एक ही आदमी ना बन सकता है, तो वो जिनमें अंत में ये चारों में से जो थे वो सबसे अधिक सफलता किसने प्राप्त की थी, तो वो प्राप्त की थी मगध। ठीक है, तो वो मगध प्राप्त की हुई थी, तो अब सरकार उसी का ना बनेगा। अब देखते हैं
आधुनिक बिहार के गया तथा पटना जिले को मिलाकर प्राचीन मगध को राज्य बना था। सर्वप्रथम इसकी राजधानी गिरिवंश थी। जरासंध के पिता बृहदत्त नामक सम्राट ने मगध की राजधानी की नींव डाली थी। यानी जो मगध के नींव किसने डाली हुई थी? तो बृहदत्त, जरासंध के पिता कौन डाले हुए थे? बृहदत्त ने नामक सम्राट ने नींव डाली हुई थी मगध राजधानी का। ठीक है, किंतु धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया और सर्वप्रथम बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रचार यहीं से हुआ। यानी बौद्ध धर्म का जो सबसे पहले प्रचार कहाँ से हुआ था? यहीं से हुआ था। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार यहीं से हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। दूसरे राज्य के महान विद्वानों की जन्मभूमि थी तथा कालांतर में विक्रमशील नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण यहीं पे हुआ था। यानी जो आपका पाटलिपुत्र जो मिला के बना हुआ था, देखिए यहाँ पे गया था पटना जिला को जो मिला के बना हुआ था, वहीं पे आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ और विक्रमशील जो है वो भी हुआ था। ठीक है, अब ये आप समझते हैं हर्यक वंश। इसका टॉपिक आपको लिखना है हर्यक वंश। देख लीजिए मैं कैसे लिखा हुआ, नंबर दे दीजिएगा, उसके बाद ब्लैक पेन से लिखिएगा हर्यक वंश, और इसको जब डिस्क्राइब करना है तो आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आप वीडियो को मात्र, हम ज़्यादा बार नहीं बोल रहे हैं, मात्र आपको 3 बार देखना है। 3 बार अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न और उत्तर दोनों याद हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। इसमें कोई भुलाने वाला है ही नहीं, बस मात्र 3 बार। एक बार इसका जो नोट्स है मैं आपको PDF आपको टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कोई मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 100 लाइक पहुँच जाए। ठीक है, बिंबिसार सम्राट बनना हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यानी बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। वह मगध का अत्यधिक प्रतापी और महत्वाकांक्षी सम्राट बन गया है। इसके समय से ही मगध का उत्थान का युग प्रारंभ होता है। इसने जिस साम्राज्यवादी नीति की नींव डाली थी, वो इसको हम दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वह शताब्दियों तक अशोक की कलिंग विजय तक चलती रही तथा इस नीति के कारण मगध के महान साम्राज्य का निर्मित हुआ। ठीक है, जो नींव डाली हुई थी वो जो ये थे हमारे राजा, कौन थे बताइए? आप नहीं बता रहे हैं तो यानी आपको आपका मन कहीं भटक रहा है। बिंबिसार ने डाला हुआ था। ठीक है, मैं क्वेश्चन किया, आपने आंसर नहीं दिया, यानी आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अगर आप आंसर दिए तो यानी समझ जाइए कि हम वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, वैसे छोटा छोटा मैं क्वेश्चन आपसे करता रहूँगा ताकि आप उसका आंसर दें और आपका मन कहीं भटके नहीं। अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है साम्राज्य वृद्धि का प्रयत्न। यानी जो साम्राज्य का था उसका वृद्धि का प्रयत्न कैसे किए थे बिंबिसार, उनके बारे में हमको बताना है। टॉपिक नंबर 2, बिंबिसार ने साम्राज्य वृद्धि के लिए 2 प्रकार का प्रयत्न किए थे। कौन कौन प्राप्त किए थे वो आइए हम जानते हैं। एक तो वैवाहिक संबंध के द्वारा तथा दूसरे दिग्विजय के द्वारा। यानी उन्होंने 2 नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को वो बढ़ाए। ठीक है, एक तो वैवाहिक संबंध तथा दूसरा कौन था? दिग्विजय के द्वारा। अब आते हैं वैवाहिक संबंध कैसे अपनाए और दिग्विजय के द्वारा कैसे फैलाएं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक्स वैवाहिक संबंध। अगला है वैवाहिक संबंध, देखिए कैसे वो ये करते हैं अपने राज्य का विस्तार। बिंबिसार ने सर्वप्रथम कौशल के सम्राट प्रसेनजीत की बहन के साथ विवाह किया, जिसमें 2 लाभ हुए। सर्वप्रथम तो काशी का प्रदेश मगध को दहेज में मिला। यानी जो शादी किए थे, ठीक है, तो उनको दहेज के रूप में काशी प्रदेश मिला हुआ था। ठीक है, और दूसरे भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य से मगध का संबंध हो गया। यानी उसको से जब शादी हुआ तो वो तो उनके दामाद हो गए, तो उनका सर्वश्रेष्ठ मतलब उनके रिश्ता हो गया। दूसरा विवाह, अब देखिए जो उनका सेकंड शादी हुआ था, दूसरा विवाह बिंबिसार ने भारत के एक शासक चेटक की पुत्री से किया। चेटक वैशाली के लिच्छवी सम्राट थी। इससे इनको क्या क्या लाभ हुआ देखिए, आइए हम समझते हैं। इनसे शादी किए तो क्या क्या फायदा हुआ। बिंबिसार को नेपाल की ओर से बढ़ने में सुगमता
हुई, यानी उनको नेपाल की ओर बढ़ने से उनको क्या मिला, सुगमता मतलब आसानी मिला। तीसरा विवाह पंजाब के भद्र देश की राजा कन्या से संपन्न हुआ। कहा जाता है कि बिम्बसार ने 500 रानियां थी, यानी जो बिम्बसार की कितनी रानियां थी, 500, यानी उन्होंने 500 बार शादी किए हुए थे अपने राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए। अब बताइए, अब वो शादी जब कर लेंगे तो जितने भी राज्य हैं वो तो उनके ससुर हुए और वो उनके दामाद हुए, ठीक है। तो अब कोई अपने दामाद के लिए ये थोड़े करेगा कि दूसरा मतलब कोई आक्रमण करेगा तो चुप रहेगा, यानी 500 रानियां यानी 500 राज्य वो भारत में पहले आपको बता दें बहुत सारा छोटे छोटे अपना राज्य बनाया करते थे, ठीक है। आप इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसकी कितनी रानियां थी, यानी 500, इन्होंने 500 बार शादी किया हुआ था, ठीक है। इस प्रकार उसके इन विवाहिक संबंधों से साम्राज्य का गौरव अत्यधिक बढ़ गया, यानी 500 बार जब शादी करेंगे तो 500 तो राज्य अपना ही ना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने शादी किया था और अपना बढ़ाया हुआ था राज्य को। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, दिग्विजय नीति। यानी दिग्विजय नीति क्या है, वैवाहिक संबंध आपने देख लिया, अब दिग्विजय नीति के बारे में हम जानते हैं। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए बिम्बसार ने दिग्विजय नीति को अपनाई। मगध का राज्य प्राकृतिक सीमाओं, पर्वतों एवं नदियों से अवशिष्ट था। अतः अपने राज्य को बिम्बसार को कोई चिंता न थी। यहाँ पर सोने के खान होने के कारण यह राज्य अत्यधिक समृद्धिशाली बन गया था। यानी यहाँ पे जो इसका राज्य था वो पर्वत और नदियों से घिरा हुआ था। अब मान लीजिए आपको उत्तर में जो है नेपाल इनको दहेज के रूप में मिल गया, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी नदियां है, पहाड़ है, तो उधर से तो आक्रमण की कोई संभावना नहीं है। उधर आपको पंजाब हो गया, उधर भी नदी है, तो इस प्रकार उनका सीमा सुरक्षित था। और दूसरी उनके सबसे बिम्बसार का जो था, उनको सोना का खान भी मिल गया था, जिसे वो अपना जो माल को सप्लाई करते थे और उससे अच्छा इनकम भी उनको प्राप्त होता था। तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था और उनका राज्य समृद्धिशाली बनता ही जा रहा था। अब आते हैं राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध कैसा था बिम्बसार का, आइए देखते हैं। बिम्बसार ने विदेशों से राजनीतिक संबंध भी स्थापित किया, यानी स्थापित किए हुए थे, क्योंकि जो सोना निकलेगा तो वो कहाँ बेचेंगे, विदेश में। तो वहाँ के भी लोगों से हल्का क्या पूर्ण रूप से जानकार में रहते थे तथा उनसे राजनीतिक संबंध भी स्थापित वो कर चुके हुए थे, ठीक है। अब अगला क्या कहते हैं तथा गांधार राज्य के दूत उसके दरबार में आया करते थे तथा बिम्बसार के एक कुशल शासक था। यानी अब ये सारी बातों को देख के ये जो थे बिम्बसार आप कह सकते हैं एक कुशल शासक था तथा उसी के काम से मगध एक सुव्यवस्थित था। यानी इन्हीं को जो काम किए हुए थे, शादी किए हुए थे, ठीक है, तथा दिग्विजय के जो नीति अपनाई हुई थी उसके कारण इनका राज्य जो था सुखी और संपन्न था, यानी सुव्यवस्थित था, ठीक है। अब आते हैं बिम्बसार के धर्म, यानी बिम्बसार के धर्म के बारे में कुछ जान जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा 4 है जैन बिम्बसार धर्म। आपको ऐसे ही लिखना है, जैन तथा बौद्ध धर्म में बिम्बसार के धर्म के विषय में भिन्न भिन्न मतों से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र के अनुसार वह अपनी रानी, संबंधियों तथा कर्मचारियों सहित महावीर के अनुयायी बन गए थे। यानी जो धर्म प्रचार थे वो किनके बन गए हुए थे, तो वो जैन ग्रंथ को वो अपनाए हुए थे। परंतु बौद्ध, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, परंतु बौद्ध लेखकों ने उसे महात्मा बुद्ध के अनुयायी बतलाया है। यानी जो बौद्ध के अनुयायी थे वो बोल रहे थे माने कि वो हमारे अनुयायी है, यानी वो हमारे धर्म को अपनाए हैं थे। उसके अनुसार बिम्बसार ने बौद्ध और उनके अनुयायियों के सत्कार किया तथा उन्हें स्वयं भोजन परोसा। अपने वैद्य जीविक को उसने बौद्ध और उनके अनुयायियों का वैद्य नियुक्त कर दिया। यानी देखिए आपको इसका मामला हम बताते हैं। उन्होंने आगे इसका अपनाया हुआ था, किसका, महावीर का, लेकिन मृत्यु के समय यानी अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। इसलिए वो बौद्ध कहते हैं ये हमारे अनुयायी थे और जैन कहते हैं नहीं ये हमारे अनुयायी है, इनका पूरा फैमिली जो है वो हमारे अनुयायी है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको और किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट कीजिए। लेकिन ये हमारा ट्रायल है, अगर आप इस पे 100 लाइक देते हैं तो हम आगे भी इसका कार्यक्रम जारी रखेंगे। पार्ट 2 का भी जो पार्ट 1 का जो पेपर 2 है उसका भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। इसको मात्र 3 बार आपको देखना है और आपको ऑटोमेटिक है, आपको याद हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है
5 अंतिम समय बिम्बसार का देखिए, जो हम आपको बता रहे थे वही देखिए क्या बोल रहा है। अंतिम समय, अब बिम्बसार बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका अंतिम समय कैसा जा रहा है आइए देखते हैं। अंतिम समय, बिम्बसार का अंतिम समय बड़ा दुखपूर्ण था तथा बृहद अवस्था में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों में राज्य भार सौंप दिया, किंतु अजातशत्रु ने राज्य के लोभ में अपने पिता की हत्या कर डाली और स्वयं सम्राट बन बैठा। देखिए जो ये था ना बिम्बसार, वो इनके एक परंपरा चल गया था कि अपने पिता को मारना, यानी अपने गद्दी प्राप्त करने के लिए, वो चाहे सम्राट अजातशत्रु हो, आपको आगे भी बताएंगे, ये भी जो इनका पुत्र था इनको भी उनका बेटा मार दिया। अंतिम समय जो था बिम्बसार, जो अजातशत्रु भी बना, वो भी अपने पिता को मार दिया, यानी इनका खानदानी बन गया था कि अपने पिता को मार देना और सत्ता प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब आइए जानते हैं, अब तो बिम्बसार मर गए, अब सम्राट अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया मगध के लिए, क्या क्या किया, किस नीति को अपनाया था। सम्राट अजातशत्रु बिम्बसार की हत्या करके 551 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने मगध सम्राट बना। उसने अपने पिता साम्राज्यवादी नीति के ही अनुसार किया तथा वह मगध के साम्राज्य को विशाल बनाया तथा इसकी महत्वपूर्ण विजय निम्नलिखित थी। अब यो भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छा एक राजा बना और वो भी अपना राज्य को फैलाने के लिए क्या किया आइए देखते हैं। पहला जो विजय प्राप्त किया था, कौशल नरेश विजय। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल बिम्बसार की पत्नी थी तथा बिम्बसार की हत्या से उसे इतना दुख हुआ कि उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत ने काशी को जो प्रदेश दहेज में दिया था उसे छीन लिया। अब देखिए आपको हम ऊपर बताए हुए थे कि प्रसेनजीत जो उसको दहेज में मिला हुआ था काशी, तो अब मान लीजिए अब आपके दामाद को कोई मार देगा तो वो आप तो उसके जो दहेज दिए हैं आप तो उससे छीन सकते हैं ना। वो आपका दामाद है, बेटा क्यों मारेगा, बेटा वो मार दिया था तो उसके जो दहेज दिए हुए थे वो दहेज वापस ले लिए, क्योंकि बिम्बसार के हत्यारे को वह वहां काशी कभी नहीं दे सकता था। अतः अजातशत्रु ने काशी को दहेज में पुनः प्राप्त करने के लिए कौशल पर आक्रमण कर दिया और प्रसेनजीत को पराजित कर दिया तथा संधि के द्वारा प्रसेनजीत को अपनी कन्या वाजिर की विवाह अजातशत्रु के करना पड़ा तथा काशी को पुनः दहेज में मगध को मिला। यानी देखिए जो थे ठीक है क्या जो थे देखिए वो जो सम्राट अजातशत्रु जो थे ठीक है, उनको अब दहेज मान लीजिए उसे छीन लिया गया था, तो वो अब करते क्या, तो उन्होंने फिर पुनः आक्रमण किया तथा आक्रमण में उनकी जीत हुई तथा पुनः अब जीत हो गई तो उनमें संधि हो गई और पुनः उन्होंने फिर से शादी कर लिया और दहेज के रूप में उन्हें काशी पुनः मिल गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वैशाली के साथ हुआ था, देखिए क्योंकि वो 500 रानियों से शादी किए हुए थे। अगर उनको मार दिया तो वो सारे थे कि मान लीजिए कि थोड़ा सा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अजातशत्रु को, फिर भी उन्होंने डट के सामना किया। इसके कई कारण बतलाए जाते हैं, किंतु वास्तविक कारण अजातशत्रु की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, जिसकी आंख में लिच्छवी का शक्तिशाली गणतंत्र कांटे का समान चुभता था। अजातशत्रु अपनी पूरी तैयारी के पश्चात युद्ध किया तथा जब उसे अपनी विजय का संदेह हुआ तो छल के द्वारा उसने लिच्छवी से फूट उत्पन्न कर दी और लिच्छवी को पराजित करके उनका साम्राज्य हड़प लिया। जब उनको लगा कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं तो वो फूट उत्पन्न करके वो लिच्छवी को पराजित किया तथा उनका साम्राज्य भी हड़प लिया। देखिए टारगेट ये रहता है पहले का राजा जो थे, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है। जैसे आपको पता, मुझे नहीं पता कि आप जो है कि आपको, हमें पता है कि आप 90+ नंबर ला के दीजिएगा। आप जिस तरह भी लाइए, आप दिन को पढ़िए, रात को पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए, उससे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। उसी प्रकार उस समय के राजा थे जो उनको ये नहीं पता था कि हम कैसे भी जीते, बस उनको ये पता था कि हमें बस जीतना है, वो किसी तरह से भी जीतना है, छल से हो, अपना बुद्धि से हो, वैवाहिक संबंध से हो या दिग्विजय नीति से हो, किसी भी प्रकार से होना चाहिए, बस हमें विजय चाहिए। ठीक है, अन्य युद्ध। अब अन्य युद्ध कौन कौन थे, अब अगला जो टॉपिक है अन्य युद्ध। तत्पश्चात हिमालय के कुछ प्रदेशों को जीतकर उसने मगध राज्य को भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। अजातशत्रु तथा अवंती के सम्राट प्रदिया के युद्ध का भी यह वितरण हमको प्राप्त होता है। अवंती तथा मगध दोनों पड़ोसी राज्य थे
तथा दोनों ही शक्तिशाली थे, यानी दोनों अवंती तथा मुगल पड़ोसी राज्य थे तथा वो दोनों शक्तिशाली भी थे। ठीक है, अब आते हैं अगला, अजातशत्रु का धर्म। अजातशत्रु का धर्म कौन था? अजातशत्रु बौद्ध और जैन धर्म का सम्मान आदर करता था तथा जैन ग्रंथों में उसको जैन धर्म का अनुयायी माना गया है और बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों पर एक स्फुट का निर्माण कराया था तथा बौद्ध के प्रथम सभा का अधिवेशन अजातशत्रु के द्वारा निर्मित सप्तपन्नी की गुफा में हुआ था तथा इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में उसकी विशेष आस्था थी। अब आते हैं अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। अब अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन थे? वो बूढ़े भी हो चुके थे। अब आते हैं अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, यानी कौन राजा बना उसके बाद। अजातशत्रु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी संभवतः दर्शक था, जिसका उल्लेख भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्न स्वागतम में मिलता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी। अब आते हैं शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था तथा उसके पश्चात उसके 10 पुत्र गद्दी पर बैठे। ठीक है, उसके बाद कितने बैठे हुए थे गद्दी पे? 10 पुत्र उनके बैठे हुए थे। वैसे ही पोता, उसके बाद उसके पोता, उसके बाद उसी तरह उसका बेटा, इसी तरह कर करके बैठे हुए थे। इन्हों में नवा पुत्र नंदीवर्धन था तथा कालाशोक भी एक अत्यंत वीर और एवं प्रतापी सम्राट था। इसने दक्षिण भारत में कलिंग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा कश्मीर और पंजाब को भी विजय कर लिया था, किंतु इन दोनों को उसने अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया। इस वंश का अंतिम शासक महानंदी था तथा इसी मृत्यु के पश्चात नंद वंश राज्य प्रारंभ हो गया, यानी इसकी मृत्यु के बाद जो हो गया, इनका राज्य समाप्त हो गया तथा नंद वंश का इसके बाद से राज्य अपना प्रारंभ कर लिया। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। हमसे पूछा हुआ था 6ठी शताब्दी में मगध जो राज्य था उसका आपको क्या करना था? उत्थान के बारे में बताना था। हमने आपको उत्थान के बारे में बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, और इसका अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो इसमें आपको हम उसमें 8 से 9 प्रश्न जो हैं 10 में से 1 प्रश्न कराए हैं, क्योंकि ये ट्रायल वीडियो था। अगर इस पर लाइक और रिस्पांस अगर आप अच्छा देते हैं तो आगे भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और आपके एग्जाम में टॉप कराने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए अगर किताबी भाषा से लिखते हैं तो जो सर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो समझते हैं कि बच्चा जो है वो चीट से लिखा है, क्योंकि किताबी जो भाषा होता है काफ़ी हार्ड होता है, और ये जो भाषा है वो हमारे एकदम इजी पूर्वक से आपका इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है, और आपके किताब में बहुत सारा भारी दिया रहता है। इसलिए आप जितना भी हो सके इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका इसी तरह हेल्प करता रहे। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।